बांदा से बड़ी खबर आपको बताते हैं कि मुख्तार अंसारी की प्रयागराज में आज पेशी है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में होगी सुनवाई। पुलिस मुख्तार अंसारी की बांदा से प्रयागराज के लिए रवाना और हाईकोर्ट के आदेश पर बांदा पुलिस प्रयागराज के लिए रवाना है। कड़ी सुरक्षा के बीच में मुख्तार अंसारी को लेकर रवाना। तो हम खबर आपको बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश पर बांदा पुलिस प्रयागराज के लिए रवाना हुई है। कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्तार अंसारी को लेकर रवाना हुई है। अहम खबर आपको बता दें, बांदा से मुख्तार अंसारी की प्रयागराज में आज पेशी है और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनवाई होगी। तो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनवाई होनी है और बांदा से प्रयागराज के लिए मुख्तार अंसारी को लेकर पुलिस रवाना है। और जानकारी यह है कि कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्तार अंसारी को लाया जाएगा। बांदा से बड़ी खबर, मुख्तार अंसारी की प्रयागराज में आज पेशी होनी है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ये सुनवाई होगी और इसके अलावा जानकारी यह है कि पुलिस मुख्तार अंसारी को बांदा से प्रयागराज के लिए रवाना। हाईकोर्ट के आदेश पर बांदा पुलिस प्रयागराज के लिए रवाना हो गई है। कड़ी सुरक्षा के बीच में मुख्तार अंसारी को लेकर रवाना हुई है पुलिस। बांदा से बड़ी खबर, मुख्तार अंसारी के प्रयागराज में आज पेशी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ये सुनवाई होगी। पुलिस मुख्तार अंसारी को बांदा से प्रयागराज के लिए रवाना हुई है। हाईकोर्ट के आदेश पर बांदा पुलिस प्रयागराज के लिए रवाना हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि प्रयागराज कोर्ट में आज मुख्तार अंसारी की पेशी होनी है और इसी के चलते ही हाईकोर्ट के आदेश पर बांदा पुलिस प्रयागराज के लिए रवाना हो गई है। हाईकोर्ट के आदेश पर बांदा पुलिस प्रयागराज के लिए रवाना। तो अदालत में पेशी के लिए मुख्तार को बांदा की जेल से प्रयागराज लाया जाएगा और ईडी ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ प्रोटेक्शन वारंट जारी कराया था। प्रोटेक्शन वारंट को बांदा जेल में तामील भी करा दिया गया था और प्रयागराज में ईडी से जुड़े मामलों की सुनवाई जिला जज करते हैं। तो प्रयागराज में मुख्तार अंसारी की पेशी आज है। अदालत की सुरक्षा बढ़ाई गई है। इस मामले में ईडी ने आरोपी बनाया है। तो हम खबर आपको बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश पर बांदा पुलिस प्रयागराज के लिए रवाना। मुख्तार अंसारी की कोर्ट में पेशी के बाद ईडी की टीम उसे अपनी कस्टडी में लेने के लिए अर्जी दाखिल करेगी। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए मुख्तार की 14 दिन की कस्टडी मांग सकती है। इसी बाबत आगे की जानकारी देने के लिए पीयूष पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, यहाँ पर मुख्तार अंसारी की आज प्रयागराज कोर्ट में पेशी हो रही है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? क्या जानकारी है? सुरक्षा किस तरीके की रहेगी और साथ ही यहाँ पर बांदा से प्रयागराज आने को लेकर मुख्तार अंसारी को लेकर क्या अपडेट है? जी प्रियंका, आपको बता दें कि जिस तरह मुख्तार अंसारी को ईडी ने सम्मन भेजा था, वहां कोर्ट में वारंट भिजवाया था, तामील कराया। उसके बाद मुख्तार अंसारी को आज सुबह 5:30 बजे के करीब वहां से पुलिस प्रशासन भारी दल बल के साथ और सुरक्षा के साथ प्रयागराज के लिए निकल चुका है। यहाँ पर आज उनकी पेशी होगी एवं ईडी जो है वो कोर्ट में अब्बास अंसारी और उनके साले सज्जन रजा को लेकर विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी को लेकर पूछताछ हुई थी। दोनों ने अपने अपने बयान दर्ज कराए थे, जो सवालों के जवाब दिए थे। उन सवालों को लेकर क्रॉस चेक किया जाएगा मुख्तार अंसारी से और उनसे भी जवाब मांगा जाएगा कि आखिर इनका कहना क्या है इन सारी बातों को लेकर, इन प्रश्नों को लेकर। और वो तीनों की बातों का मिलान होगा कि कौन कितना सही बोल रहा है और कितना झूठ बोल रहा है। इस तरह जैसे ही मुख्तार अंसारी पेश होंगे, तुरंत ईडी अपने रिमांड में 14 दिन के लेने के लिए उनकी अर्जी डालेगी। अब कोर्ट उनकी अर्जी मंजूर करती है कि नहीं, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल, यानी कि अगर देखा जाए तो मुख्तार अंसारी और फैमिली की जो मुश्किलें हैं वो लगातार और बढ़ेंगी, कम तो होने से रही पीयूष, क्योंकि अब इससे पहले यहाँ पर जो बेटे हैं मुख्तार अंसारी के, उनसे भी पूछताछ हुई थी। देखा था हमने किस तरीके से 9 घंटे तक उनसे पूछताछ हुई थी। उसके बाद ईडी ने उनको कस्टडी में भी लिया था और बाकी रिश्तेदारों से भी लगातार पूछताछ करने में जुटी हुई है ईडी। तो ऐसे में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि मुख्तार एंड फैमिली की जो मुश्किलें हैं आने वाले दिन में और बढ़ने ही वाली हैं। जी प्रियंका, निश्चित ही मुश्किलें कम नहीं होंगी। जिस तरह आसफा अंसारी को भी ईडी ने सम्मन भेजा हुआ है, एक बार बुलाया था, वो अभी तक पेश नहीं हुई है ईडी के सामने। ईडी उनसे भी सवाल जवाब करने का मन बना ली है, उनको भी बुलाकर पूछताछ होगी। क्योंकि जो विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसमें 60% की हिस्सेदारी आसफा अंसारी की ही है और वो एक तरह से मालिक कही जाएंगी उस कंस्ट्रक्शन कंपनी की।
जिसके नाम पे पूरी तरह से मनी लॉन्ड्रिंग और फर्जीवाड़ा किया गया है, जिसमें मुख्तार अंसारी की दबंगई भी देखने को सामने आई है। क्योंकि जो कंपनी थी विकास कंस्ट्रक्शन, उसके जो मूल मालिक थे उनको डरा धमका कर हटा दिया गया। उसकी जगह पर आसफा अंसारी को डायरेक्टर बनाया गया, 60% शेयर दिया गया, 15% शेयर जो है उनको उन्होंने अपने सालों के नाम कराया। तो इस तरह का जो मनी लॉन्ड्रिंग केस के लिए सुनियोजित तरीके से काम किया गया, उसको लेकर ईडी लगातार पड़ताल कर रही है और आज उनको भी रिमांड पर लेने का प्रयास करेगी। एक बार मुख्तार अंसारी की रिमांड मंजूर हो जाती है तो जरूर खुलकर कुछ नए खुलासे आएंगे। जी प्रियंका। बिल्कुल, और यहाँ पीयूष ये जानकारी भी सामने आ रही है कि जो ईडी है वो बाकायदा कोर्ट में अर्जी डालकर ये पूछताछ के लिए 14 दिन की कस्टडी की भी मांग कर सकती है मुख्तार अंसारी की। तो इस दौरान न्यायिक प्रक्रिया किस तरीके से आगे बढ़ेगी, क्योंकि बांदा जेल में है और उसके बाद फिर ईडी भी कस्टडी की मांग करेगी, तो किस तरीके से पूरी प्रक्रिया रहने वाली है? जी देखिए, ईडी जो है उनसे रिमांड के लिए रिक्वेस्ट डालेगी, साथ ही साथ कोर्ट हो सकता है कि उनकी रिमांड मंजूर कर ले, साथ में ये भी परमिशन दे ले कि इनके वकील इनके साथ रहेंगे, किसी तरह की कोई क्षति नहीं होनी चाहिए, उनको किसी तरह से कोई उनका उत्पीड़न नहीं होना चाहिए ईडी की कस्टडी के दौरान। सिर्फ उनको जो सवाल पूछे जाए वो उसका जवाब देंगे। उनकी सहायता के लिए एक वकील भी मुहैया कराया जा सकता है, जो उनका अपना वकील होगा वो उनके साथ रह सकता है, जिससे कि किसी तरह का कोई लीगल हस्तक्षेप न कर पाए ईडी उसमें। लेकिन जो ईडी के मूल सवाल हैं, जो सवालों के जवाब अभी तक उनको नहीं मिल पाए हैं, जो कि साजिद रजा और अब्बास अंसारी शांत रह गए थे जिस सवालों के जवाब पे, उनको ईडी एक बार मुख्तार अंसारी से भी पूछना चाहती है, क्योंकि मेन सर्वर तो मुख्तार अंसारी ही है। इनके बेटे अब्बास अंसारी और साजिद रजा और इनकी पत्नी तो सिर्फ नाम के लिए थे, मेन मुखौटा तो मुख्तार अंसारी ही थे पूरे प्रकरण में। तो इसको लेकर बहुत जरूरी है कि उनके रिमांड मंजूर हो और रिमांड मंजूर होने के बाद उनको बैठाकर जब ईडी वही सवाल करेगी जो अब्बास अंसारी और साजिद रजा से की थी, तो उसमें खुलकर सामने आएगा कि सच्चाई क्या है। जी भैया। बिल्कुल, तो उस दौरान ही पूरी जो सच्चाई है वो सामने आ पाएगी। लेकिन पीयूष, एक तरीके से अगर देखा जाए तो ख़ासतौर पर ईडी की जो कार्रवाई ये जारी है, कस्टडी की मांग भी ईडी करेगी कोर्ट में। मनी लॉन्ड्रिंग का ये मसला है और जिस तरीके से अब मिलान करवाने की बात सामने आ रही है, तो इससे एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये जो तस्वीर है वो बिल्कुल साफ होती है कि ईडी के पास दस्तावेज़ों की कमी नहीं है, सबूतों की कमी नहीं है, और यही कारण है जिसके चलते अब ईडी यहाँ पर मुख्तार अंसारी की कस्टडी की भी मांग कर सकती है। जी प्रियंका, देखिए सबूत तो काफी पर्याप्त है, लेकिन जब उन सबूतों पे अब्बास अंसारी और साजिद रजा से पूछा गया तो वो शांत रह गए, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया उन सबूतों को लेकर। जिस तरह एफसीआई का गोदाम बनाया गया वो एक सरकारी जमीन पर बनाया गया और एकल कंस्ट्रक्शन मतलब एकल निविदा में बनाया गया, यानी कोई और टेंडर डालने के लिए आया ही नहीं। 3 बार टेंडर निकाला गया, लेकिन मुख्तार अंसारी के डर की वजह से किसी ने उस टेंडर को डाला नहीं। फिर अंत में इन्हीं की कंपनी विकास कंस्ट्रक्शन को वो टेंडर दिया गया, उसमें भी काफी पैसे का लेन देन हुआ, काफी उसमें अनियमितताएं पाई गई, जिस तरह से उसमें टेंडर लेके काम किया गया। और इस तरह के जो मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा मामला है, किस तरह पैसे उसमें आए, कहाँ से पैसे आए, इसका कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। इवन विकास कंस्ट्रक्शन के सीए को बुला के पूछा गया कि आप बताइए पैसे कहाँ से आए, उन्होंने भी असमर्थता जताई, वो भी नहीं बता पाए कि पैसे कहाँ से आए। तो ये जवाब तो सामने आना ही चाहिए कि आखिर जो पैसे आए कंपनी में वो पैसे कहाँ से आए, किसने दिए, क्यों दिए। तो इसका जवाब जानने के लिए मुख्तार अंसारी के रिमांड मिलना बहुत जरूरी है और उससे पूछताछ होना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और ख़ास तौर पे अगर देखा जाए तो जो ये कस्टडी की बात कही जा रही है, ईडी जो कस्टडी की बात करेगी कि 14 दिन की कस्टडी मुख्तार अंसारी की मिलनी चाहिए पूछताछ के लिए मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर। तो ऐसे में जो बैकग्राउंड है मुख्तार अंसारी का और ख़ास तौर पर उनके खिलाफ जो चार्जशीट भी दाखिल की गई, क्या उसके आधार पर ये गुंजाइश है, ये संभावना कितनी प्रतिशत है कि ईडी को 14 दिन की जो कस्टडी चाहिए मुख्तार अंसारी की वो मिल जाएगी? संभावना कितनी है, कितने प्रतिशत? जी प्रियंका, देखिए पूरी संभावना है कि आज ईडी को रिमांड मिल जाएगी, क्योंकि जिस तरह से जब उनसे सवाल जवाब किए गए थे उनके बेटे अब्बास अंसारी से, उनके साले साजिद रजा से, जिस तरह से कंपनी के और लोगों से पूछताछ की गई थी, उनके सीए को बैठाकर पूछताछ किया गया था विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी के, उनमें सब लोगों ने कहीं न कहीं मुख्तार अंसारी का भी नाम सामने आया था। तो जिसको लेकर बहुत जरूरी हो जाता है कि जब गवाह और सबूत जिनसे पूछताछ हुई है या जिन लोगों से उससे बयान दर्ज कराया गया है, अगर उसमें कहीं न कहीं मुख्तार अंसारी का नाम आ रहा है तो एक बार उनको भी बैठाकर उनसे भी सवाल जवाब करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब उनसे सवाल जवाब किया जाएगा
तो ही सच सामने निकल कर आएगा कि जो भी लेन देन हुआ पैसे का, उसमें मुख्तार अंसारी को कितनी जानकारी थी इसके बारे में, या वो किस तरह से इनमें इन्वॉल्व थे। जी प्रियंका। बिल्कुल, यानी कि अगर देखा जाए तो ये सारे पहलू हैं जिनको लेकर बाकायदा पूछताछ की जाएगी। और इस पूरी पूछताछ में देखिए मुख्तार एंड फैमिली से जिस तरीके से पूछताछ हो रही है, चाहे वो उनकी पत्नी हो, चाहे वो उनके बेटे हों, वो तो खैर जेल में ही हैं, और साथ ही उनके जो दूसरे रिश्तेदार हैं उनसे भी, शर्जील रज़ा, उनसे भी लगातार पूछताछ हो रही है। मार्च में अगर देखा जाए पीयूष, इस पूरे मामले को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है वो दर्ज हुआ था और सिलसिला बहुत आगे बढ़ चुका है। ऐसे में पूछताछ का जो सिलसिला है, और चूँकि अब पूछताछ मुख्तार अंसारी तक पहुँच गई है, तो ये क्या माना जा सकता है या ये संभव हो सकता है कि बिना किसी खादी के इतनी बड़े मनी लॉन्ड्रिंग का जो ये पूरा मामला है ये संभव हो? तो क्या पूछताछ में कुछ सफ़ेद पोशों के भी चेहरे सामने आ सकते हैं और फिर वहां तक भी पूछताछ की सुई जाएगी? जी प्रियंका, देखिए ईडी अभी खुलकर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। उसने अपनी तफ्तीश पूरी करनी है। कुछ सवालों के जवाब रह गए हैं जिनको कि वो एक बार मुख्तार अंसारी से बात करना चाहती है और पूछना चाहती है। और निश्चित ही किसी भी तरह की मिली भगत से, जिस तरह बैंकों ने लोन दिया और लोन के बाद रिकवरी के लिए कोई प्रयास नहीं किया, कितने लोन है जो कि कंपनी ने, बैंकों ने दिया हुआ है कंपनी को, लेकिन अभी तक उसकी रिकवरी नहीं की, कोई नोटिस नहीं भेजा है। इस तरह से जिस तरह से मिली भगत दिख रही है सभी सरकारी अमले की, वो निश्चित ही इशारा करती है कि इसमें कोई ना कोई सफेद पोश लोग जरूर शामिल हैं, क्योंकि इतना बड़ा फ्रॉड और इतना बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जो है बिना सरकारी अमले के मिली भगत से तो नहीं हो सकता है। जिस तरह बैंकों की लापरवाही खुलकर सामने आई है कि बैंकों ने इनको नोटिस नहीं भेजा, लोन रिकवरी के लिए कोई प्रयास नहीं किया, वो भी अपने आप में एक सवाल पैदा करता है कि आखिर बैंक इसमें प्रयास क्यों नहीं किया इनसे वापस लेने के लिए लोन। साथ ही साथ जो पुलिस प्रशासन है उसका भी ढीला रवैया दिखाई देता है कि जिस तरह कंपनी के मालिकाना हक छीना गया और उन्होंने बाकायदा इसकी एफआईआर भी लिखाई कि हमको डराया गया, धमकाया गया, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके साथ ही साथ जिस तरह पैसे का लेन देन हुआ उसको लेकर भी कई जगह एफआईआर हुई जिसमें पुलिस ने कोई खास कार्रवाई नहीं की। तो इससे ये दर्शाता है कि कहीं न कहीं किसी न किसी तरह पुलिस प्रशासन या किसी सफेद पोस्ट की भी इसमें संलिप्तता हो सकती है। बिल्कुल, यानी कि अगर देखा जाए पीयूष तो चेन बहुत लंबी है। ये मनी लॉन्ड्रिंग का जो किस्सा है सिर्फ मुख्तार एंड फैमिली तक सीमित नहीं है, बल्कि जब पर्दे खुलेंगे तो बहुत कुछ निकल कर सामने आएगा। शुक्रिया पीयूष इस सारे अपडेट के लिए, सारी जानकारी के लिए।